नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 इससे संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 7वां भाग है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरि राई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार होगा। यमक अलंकार, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो हमें जो पंक्ति दे रखी है वो दे रखी है चरण कमल बंदो हरि राई। इस पंक्ति में जो अलंकार होगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार। सी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रबहु सकल कलिमन दहन। उपरोक्त में छंद कौन सा है? चौपाई है, दोहा है, सोरठा है या रोला है? तो ये उपरोक्त में जो छंद होगा वो कौन सा छंद हो जाएगा? तो सोरठा हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट। और सोरठे का विलोम क्या होता है? तो सोरठे का विलोम होता है दोहा। सोरठे का विलोम क्या होता है? तो दोहा जो होता है वो सोरठे का विलोम होता है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? इंद्रजाल की, आकाशदीप की, गुंडा की या पुरस्कार की? तो मधुलिका जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की पात्र है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार बताना है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी है अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। तो आधे अधूरे नाटक के जो रचनाकार है वो मोहन राकेश है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 5, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से चारों विकल्प में से शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए रचयिता, ये आपका शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से रहेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। कर्म कारक का चिन्ह बताना है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा? से या द्वारा? ऑप्शन बी दे रखा है ने, सी दे रखा है को, डी दे रखा है को, के लिए या हेतु। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो को जो होता है वो कर्म कारक का चिन्ह होता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? समूहवाचक का, बी दे रखा है भाववाचक का, सी है जातिवाचक का, डी है व्यक्तिवाचक का। तो बाजार शब्द से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार शब्द से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है वो हमें बताना है। अधिक, गोल, नुकीला और भीतरी, इन चारों में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो अधिक शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि गोल शब्द भी गुणवाचक विशेषण है, नुकीला भी गुणवाचक विशेषण है और भीतरी, ये तीनों शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए में जो दे रखा है अधिक शब्द, ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 9, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, नाम बोधक होती है या नाम धातु होती है? तो हमें बताना है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 में दे रखा है,
यथाशक्ति, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन बी दे रखा है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी दे रखा है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी दे रखा है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ जो शब्द है यथाशक्ति, अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? शक्ति के अनुसार। इसका अर्थ क्या होता है? यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। और यथा इसमें क्या लग रहा है? उपसर्ग लग रहा है, और जिस शब्द में उपसर्ग लगता है उसमें जो समास होता है वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर 11 है अजात शत्रु। अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु किसको कहा जाता है? जिसका जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजात शत्रु होता है। तो अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास होगा। तो अजात शत्रु शब्द में जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अश्विन, श्रावण, पौष या आषाढ़। तो इन चारों में से कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो भाद्रपद महीने के बाद आता है अश्विन। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला महीना कौन सा होता है? तो सबसे पहले नंबर पे होता है चैत्र। चैत्र के बाद क्या आता है? तो चैत्र के बाद आता है वैशाख। दूसरे नंबर पे क्या आता है? वैशाख आता है। वैशाख के बाद क्या आता है? तो वैशाख के बाद आता है ज्येष्ठ। वैशाख के बाद क्या आता है? ज्येष्ठ आता है। ज्येष्ठ के बाद क्या आता है? तो इसके बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ आषाढ़ के बाद क्या आता है? आषाढ़ के बाद आता है सावन। राइट, श्रावण। श्रावण के बाद क्या आता है? भाद्रपद आता है। क्या आता है? भाद्रपद आता है। भाद्रपद के बाद में आता है आश्विन। भाद्रपद के बाद आश्विन। आश्विन के बाद आता है कार्तिक। आश्विन के बाद कौन सा महीना आता है? कार्तिक महीना आता है। कार्तिक के बाद क्या आता है? तो कार्तिक के बाद आता है अगहन। अगहन अगहन के बाद क्या आता है? पौष। पौष, फिर उसके बाद आता है माघ, और आखिरी में आता है फाल्गुन। राइट, तो ये सारी बात भी अपने को याद होना चाहिए। किसके बाद क्या आता है? चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है लघुर्मी में शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, बी दे रखा है अयादि स्वर संधि, सी है वृद्धि स्वर संधि, और डी दे रखा है यण स्वर संधि। तो हमारे पास जो शब्द है वो है लघुर्मी। इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बनेगा? शब्द की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? लघु, लघु धन उर्मी। लघु धन उर्मी बराबर हो जाएगा लघुर्मी, और इसमें जो संधि होगी वो हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है कपूर शब्द है। कपूर शब्द कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, तत्सम है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? तो कपूर शब्द जो है वो आपका तद्भव शब्द कहलाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि कपूर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? कपूर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा कर्पूर। राइट, तो ये बात भी आपको याद रखना है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। एक मुंह दो बात। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत कम बोलना, ये तो अर्थ नहीं होगा इसका। बी दे रखा है अत्यधिक बातें करना, तो ये भी इसका अर्थ नहीं होगा। सी दे रखा है अपनी बात से पलट जाना, तो एक मुंह दो बात, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना। ये इस मुहावरे का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 इससे संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत ही शानदार और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में शिक्षक भर्ती परीक्षा नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप बाकी पार्ट देखकर हिंदी की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।